सुबोध क्या बोल रहे थे? नमस्ते सर। उससे कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ भी नहीं सर। अच्छा। समझ अटेंडेंस गए। कर रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा मोड कर लीजिए सुबोध भैया, म्यूट कर लीजिए। हम्म देखो अभी आपके स्क्रीन पे आया है ये GR 1.03 क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशंस। स्क्रीन पे सबके आ गया क्या? यस सर, आ गया सर। ओके। सो इसमें जो स्टेशंस का क्लासिफिकेशन है तो एक बार ऐसे सुने रहोगे तो दिमाग में रहेगा। तो इसमें जो एमसीक्यू आएगा तो उसको पिकअप कर सकते हैं। ओके। सो इसमें रोल नंबर भी दिया है इस स्क्रीन में। सो हम लोग चलेंगे आगे। सो बेसिकली जो स्टेशंस है दो तरह के हैं। एक को बोलते हैं ब्लॉक स्टेशन और दूसरे को बोलते हैं नॉन ब्लॉक स्टेशन। स्टेशन सेल फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सो ब्लॉक स्टेशन को सीधी बात वो है कि जहाँ पे स्टेशन मास्टर रहता है, सिग्नल रहते हैं, वो है ब्लॉक स्टेशन बोलते हैं। और नॉन ब्लॉक स्टेशन का मतलब हाल्ट स्टेशन। हाल्ट स्टेशन में क्या है, स्टेशन मास्टर और सिग्नल नहीं रहता है, वहाँ पे केवल टिकट का अरेंजमेंट किया जाता है। तो एक दो पॉइंट देखो। ब्लॉक स्टेशन का पहला पॉइंट है अथॉरिटी टू प्रोसीड इज गिवन टू लोको पायलट। तो जो ब्लॉक स्टेशन है जहाँ स्टेशन मास्टर है वहीं पे एटीपी मिलेगा। एलएसएस ऑफ करेंगे या एलएसएस की प्रॉब्लम है तो पीएलसीटी इशू करेंगे तो उसको एटीपी बोलते हैं। नॉन ब्लॉक स्टेशन में क्या है, अथॉरिटी टू प्रोसीड इज नॉट गिवन। नंबर टू, सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड। और नॉन ब्लॉक स्टेशन या हाल्ट स्टेशन में सिग्नल्स नहीं रहते हैं। नंबर थ्री, स्टेशन मास्टर सेल मैनेज द स्टेशन। जो ब्लॉक स्टेशन है वहाँ का मैनेजमेंट पूरा स्टेशन मास्टर इंचार्ज देखता है। और नॉन ब्लॉक स्टेशन पे टिकट का अरेंजमेंट कौन करेगा? या तो कमर्शियल क्लर्क, सीसी का मतलब कमर्शियल क्लर्क रहेगा वहाँ पे। और कहीं कहीं बहुत कम टिकट वाला है तो कंट्रैक्टर भी रख देते हैं, कोई कंट्रैक्ट वर्कर रहेगा, वो टिकट ट्रेन के टाइम पे सेल करके चला जाएगा। ओके। सो ये दो तीन पॉइंट और है। ब्लॉक स्टेशन नॉन ब्लॉक स्टेशन देख लो, अगर एमसीक्यू में कभी कुछ पूछ सकते हैं। सो ब्लॉक स्टेशन में एसएम और एएसएम सेल वर्क राउंड द क्लॉक। जो ब्लॉक स्टेशन होता है वहाँ चौबीसों घंटे कोई ना कोई स्टेशन मास्टर ड्यूटी पे रहता है। नॉन ब्लॉक स्टेशन में क्या होगा, जो कमर्शियल क्लर्क या कंट्रैक्टर है वो सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइमिंग के हिसाब से आएगा, वहाँ तो चौबीसों घंटे कोई नहीं रहेगा। देन पॉइंट नंबर 5, स्टेशन स्टाफ सेल एक्सचेंज ऑल राइट सिग्नल। सो ब्लॉक स्टेशन में ही एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल होगा, वहाँ नॉन ब्लॉक में तो कोई नहीं रहता है एक्सचेंज करने के लिए। नंबर 6, स्टेशन लिमिट्स आर बिटवीन टू आउटर मोस्ट सिग्नल। तो ये एमसीक्यू में ये वाला पॉइंट आता है कि जो ब्लॉक स्टेशंस होते हैं सो उनका स्टेशन लिमिट, स्टेशन सेक्शन अलग चीज़ है, उस दिन बताया था। स्टेशन लिमिट दो सबसे बाहरी सिग्नलों के बीच में होती है। नॉर्मली क्या है, वो डिस्टेंट सिग्नल रहता है, तो जो भी स्टेशन का सबसे बाहरी सिग्नल होगा वही स्टेशन लिमिट रहती है। और इनका नॉन ब्लॉक स्टेशन जो हाल्ट स्टेशन है उसका स्टेशन लिमिट कहाँ रहता है, प्लेटफार्म एंड। जहाँ तक प्लेटफार्म है वही स्टेशन की सीमा है बस, क्योंकि वो तो ब्लॉक सेक्शन के बीच में है, तो प्लेटफार्म ही तक उसकी सीमा है। नंबर 7, ऑल ट्रेन सेल स्टॉप एट स्टेशन व्हेन सिग्नल इज एट ऑन और एज पर WTT। ये 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि जो ब्लॉक स्टेशन है वहाँ पे गाड़ियाँ अगर सिग्नल ऑन है तब भी रुकती है, या एज पर वर्किंग टाइम टेबल। ये वर्किंग टाइम टेबल में रुकने का, वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है उसका टाइमिंग दिया है रुकने का, तो सिग्नल ऑफ है तो भी लोको पायलट गार्ड की ड्यूटी है कि ट्रेन को रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आता है एमसीक्यू में। और नॉन ब्लॉक में क्या है, ट्रेन सेल स्टॉप एंड स्टार्ट
अकॉर्डिंग टू वर्किंग टाइम टेबल। नॉन ब्लॉक ये जो हाल्ट स्टेशन है तो वहाँ पर तो WTT के हिसाब से ही गाड़ियाँ चलती है। ओके, सो ये स्टार्टिंग के जो पॉइंट है नॉन ब्लॉक स्टेशन और ब्लॉक स्टेशन का, ये तो आसान है, जानते भी रहे होगे, एक रिवीजन हो गया। देन नेक्स्ट 8वां पॉइंट, एज पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम दीज आर क्लासिफाइड। ये भी MCQ में आता है कभी कभी कि जो ब्लॉक स्टेशन है उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो ABC एंड स्पेशल क्लास स्टेशन होते हैं। ब्लॉक स्टेशन जहाँ स्टेशन मास्टर रहता है वो या तो क्लास A होगा या B होगा या तो C होगा या तो स्पेशल क्लास होगा। गलती से D इधर नहीं लिखना है। और नॉन ब्लॉक स्टेशन को क्या बोलते हैं, उसको क्लास D स्टेशन बोलते हैं, D फॉर दिल्ली। और 9 नंबर पॉइंट क्या है, परमिशन टू स्टार्ट बाय स्टेशन मास्टर फॉर पैसेंजर ट्रेन इज रिक्वायर्ड। सो ब्लॉक स्टेशन में स्टेशन मास्टर सिग्नल को ऑफ करता है और PA सिस्टम में अनाउंसमेंट भी करता है, और अनाउंसमेंट करने के बाद तब गाड़ी स्टार्ट होती है, यानी SM के परमिशन के साथ ही गाड़ी स्टार्ट होगा। और यहाँ पर नॉन ब्लॉक स्टेशन में परमिशन टू स्टार्ट बाय SM इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे SM है नहीं तो कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, WTT में टाइमिंग के हिसाब से ट्रेनें स्टार्ट होगी। राइट, तो ये पॉइंट्स मन में याद रखो, कहीं MCQ में आया तो आइडिया लगा लेना। ओके, देन नेक्स्ट, अब जैसा हम लोगों ने देखा कि जो ब्लॉक स्टेशन है उसको ABC और स्पेशल क्लास में बांटते हैं। सो वो देखेंगे पूरा। सो रूल नंबर इसका 1.03 ब्रैकेट में 2 है, यानी फर्स्ट चैप्टर का ही है। ब्लॉक स्टेशंस आर दोज एट विच लोको पायलट मस्ट ऑब्टेन एंड अथॉरिटी टू प्रोसीड। वो तो पॉइंट देख लिए हम लोग, यहाँ पे अथॉरिटी टू प्रोसीड लेकर ही लोको पायलट ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में लेके जाएगा। अथॉरिटी टू प्रोसीड का डिफिनीशन ही वही है, परिभाषा वही है कि अथॉरिटी टू प्रोसीड मीन्स an authority given to the loco pilot under the system of working to enter the block section with his train। प्रस्थान प्राधिकार का तात्पर्य लोको पायलट को दिए गए उस प्राधिकार से है जिसके बिना कोई भी लोको पायलट अपनी ट्रेन के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब आगे 3 कैटेगरी जो बांटा है, अंडर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम block stations are divided into 3 categories. Number 1, sorry, class A station where line clear may not be given। अब ये समझने के लिए अब ऐसे मन में देखो, जो इस समय अपने यहाँ ऑलमोस्ट 99% जिस स्टेशन में हम काम करते हैं किस कैटेगरी में है, किस क्लास में आते हैं, A की, B की, C, कोई बताएगा? बी क्लास में सर। हाँ, बी ओके, बी करेक्ट। सो मैक्सिमम स्टेशन हमारे क्लास B है, B फॉर बॉम्बे। A तो कोई है ही नहीं, ये तो अब पहले पुराने टाइम में रहता था, वो हिल एरिया में जहाँ बहुत ग्रेडियंट रहता है उधर वो शर्त पे बनाना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए, ज़्यादा उसके बारे में डीप सोचने का ज़रूरत नहीं है। थोड़े स्टेशन कहीं कहीं क्लास C वाले मिलेंगे और बाकी सब मैक्सिमम क्लास B है, B फॉर बॉम्बे। क्लास ए की परिभाषा क्या है, वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन। देखो क्लास बी में रहेगा तो वेयर लाइन क्लियर मे बी गिवन लिखा रहता है, ये ए और सी में नॉट से स्टार्ट होती है इसकी परिभाषा कि क्लास ए स्टेशन पे तब तक लाइन क्लियर नहीं दे सकता है स्टेशन मास्टर, जैसे पिछला स्टेशन मास्टर ट्रेन को लाइन क्लियर पूछ रहा है तो क्लास ए में मेरी ड्यूटी है, तो मैं तब तक लाइन क्लियर नहीं दे सकता हूँ जब तक the line on which it is intended to receive the train is clear for at least 400 meter beyond home signal or up to the starter। ताकि जब वो ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी आ रही है तो ब्लॉक सेक्शन फ्री रहना है, होम सिग्नल के आगे जब होम सिग्नल पार करेगी गाड़ी तो
400 मीटर तक स्टेशन की लाइन फ्री रहना चाहिए। म्यूट कर लो अजय, देखो आपका अनम्यूट है क्या, तो साउंड आता है, सब लोग म्यूट कर लो। तो सर मेरा तो म्यूट में ही है। हाँ, किसी और का होगा, सब लोग देखो चेक करके म्यूट कर लो। सो ये जो होम सिग्नल के आगे क्लास बी में क्या रहता है, खाली BOL खाली है तो हम लाइन क्लियर दे सकते हैं। होम सिग्नल के आगे 180 मीटर खाली है, लाइन फ्री होने की ज़रूरत नहीं है और ट्रेन को लाइन क्लियर दे सकते हैं। लेकिन क्लास ए में क्या है, होम सिग्नल के आगे 400 मीटर तक लाइन फ्री होनी चाहिए, या उसका मीनिंग वही है, 400 मीटर का मतलब स्टार्टर तक खाली रहना चाहिए। यानी लाइन फ्री है तभी हम लाइन क्लियर दे सकते हैं। क्यों ऐसा, रीजन क्या है, क्लास ए जो है वो बहुत, जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, घाट सेक्शन था, पुराने टाइम में बनाते थे, तो वहाँ पे लाइन को फ्री रख के देना है लाइन क्लियर। नहीं तो क्या होगा, होम सिग्नल पे आके गाड़ी स्टॉल हो जाएगी, अनेबल टू हाल हो जाएगी, अप ग्रेडियंट रहता है या डाउन ग्रेडियंट है तो होम पे गाड़ी रुकेगी नहीं, स्पैड हो जाएगा, दोनों प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये रूल लगाया कि अगर क्लास है, स्टेशन क्लासिफिकेशन है, तो स्टेशन मास्टर लाइन को फ्री रख के और तब लाइन क्लियर देगा। और वो गाड़ी जब अप्रोच करेगी तो उसमें वो भी रूल रहता होगा उनके SWR में कि आप होम सिग्नल पहले से ही एडवांस में ऑफ कर दो, नहीं तो गाड़ी स्टॉल हो जाएगी। तो ये है क्लास ए का प्रॉब्लम। इसीलिए पुराने टाइम में जो क्लास ए स्टेशन थे, सबको धीरे धीरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया, ग्रेडियंट को ना थोड़ा कम करके, कम करते करते धीरे धीरे सबको क्लास बी बना दिया। ओके, ऐसा चेंजिंग आ गया। अभी कोई भी क्लास ए स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे में तो कोई भी नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट, एक क्लास ए का अपना GNSR से ही एक डायग्राम दिया है, इसको उतना ज़्यादा दिमाग लगाने का इसमें ज़रूरत नहीं है। पुराने टाइम में वो वार्नर लगता था ना, जैसे आजकल डिस्टेंट सिग्नल है, तो पुराने समय वार्नर रहता था होम के पीछे। तो अब आजकल एग्जाम में नहीं पूछते, ये सब 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग में होता था क्लास ए स्टेशन। तो इसमें अगर पिछले स्टेशन को लाइन क्लियर दे रहे हैं तो जिस लाइन पे ट्रेन को लेना है वो लाइन स्टार्टर तक खाली रख के तभी लाइन क्लियर दे सकते हैं। ओके, तो ये सब वही चढ़ाई और ग्रेडियंट वाले सेक्शन में था। अब पूरा सब नॉर्मल कर दिया, निकाल दिया। दूसरा बात, अब 2 एस्पेक्ट भी नहीं है, पुराने टाइम का 2 एस्पेक्ट सब खत्म हो गया, अब सब मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल है। ओके, देन ये डबल लाइन का है 2 एस्पेक्ट और ये सिंगल लाइन का 2 एस्पेक्ट है, ये वाला डायग्राम। अब ये सिंगल लाइन का 2 एस्पेक्ट वो भी सब चेंज करके अब आजकल सिंगल लाइन में भी MAS है और क्लास बी स्टेशन है। तो इसमें भी वही सर था, लाइन क्लियर देने के पहले लाइन स्टार्टर तक खाली रहना चाहिए। ओके, तो इसमें इतना ही जानते रहो, परिभाषा पूछ लिया तो बस, बाकी ज़्यादा सोचे तो टाइम वेस्ट होता आपको। देन नेक्स्ट है क्लास सी स्टेशन। अभी बी क्यों नहीं इसमें आया, बी लास्ट में आएगा, क्योंकि ये ए जो है उसमें भी परिभाषा में नॉट लिखा है, वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन। उसी तरह क्लास सी में भी है, वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन। ब्लॉक हट्स भी बोलते हैं, क्लास सी स्टेशन को ब्लॉक हट्स बोलते हैं। और ये जो अपना IB सिग्नल होता है, IB सिग्नल भी क्लास सी स्टेशन की तरह काम करता है। देखो अभी आगे पढ़ोगे तो कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि IB सिग्नल क्लास सी स्टेशन की तरह क्यों है। ब्लॉक हट्स वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन फॉर a ट्रेन unless the whole of the last preceding train has passed complete at least 400 meter beyond the home signal and is continuing its journey. This will also include an intermediate block post, वही जो जिसको IB सिग्नल बोलते हैं, IB पोस्ट भी बोलते हैं, वही मीनिंग है। IB सिग्नल में भी देखा होगा, IB सिग्नल के आगे 400 मीटर तक वो एडिक्वेट डिस्टेंस है, सेफ्टी डिस्टेंस। यानी ट्रेन जब IB सिग्नल प्लस 400 मीटर वहाँ पे एक्सियल काउंटर लगता है, वो क्लियर हो जाता है, तभी सेकेंड ट्रेन को हम LSS ऑफ कर सकते हैं, तभी एक्सियल काउंटर सेक्शन फ्री दिखाता है। तो वहाँ पे भी IB सिग्नल में भी जो सुरक्षित दूरी, जो पर्याप्त दूरी बोलते हैं, एडिक्वेट डिस्टेंस 400 मीटर है। उसी तरह क्लास सी स्टेशन में भी परिभाषा है कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर तब तक लाइन क्लियर नहीं दे सकता पिछली गाड़ी को जब तक
अगली वाली गाड़ी होम सिग्नल पार होना है और होम सिग्नल के आगे 400 मीटर आगे निकल जाना है और जर्नी कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं 400 मीटर पे जाके रुक गई, रुकी हुई दिखाई दे रही तो लाइन क्लियर नहीं देना है। और एक चीज, अब जब क्लास सी स्टेशन पढ़ रहे थे तो परिभाषा हो गई कि वही होम सिग्नल से कोई गाड़ी पास हुई, आगे 400 मीटर दूरी निकल गई और चलती जा रही है, तब आप सेकंड ट्रेन को लाइन क्लियर दे सकते हैं। तो ये भी नॉट से परिभाषा शुरू होती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्लास सी स्टेशन में लूप लाइन नहीं रहती है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए आप लाइन क्लियर देंगे तो गाड़ी को लेंगे कहाँ। तो वो गाड़ी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक दूसरी गाड़ी को लाइन क्लियर देना असुरक्षित है, अनसेफ है। ओके, अब देखो, अब क्लास सी स्टेशन में ये बताओ कौन कौन सा सिग्नल होता है। तो जिसको बोलना है अनम्यूट करके एक आदमी बोलो, कोई भी। डिस्टेंस होम और स्टार्टर होता है क्या सर? अच्छा ठीक है, आप तो बता भी रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ लिए, होता है क्या। डिस्टेंस नहीं, होम मैं थोड़ा अच्छा राइट, ओनली सर डिस्टेंट और होम रहता है। नंबर दो दीपक बोलो। हाँ दीपक बताओ भाई। डिस्टेंट और होम रहता है सर। डिस्टेंट और होम, राइट। और कौन बताएगा? संदीप, संदीप का विचार क्या है? नहीं सर, डिस्टेंस होम और स्टार्टर 3 होता है। अजय का तो हो डिस्टेंस गया, और होम सर। अजय हो गया, दीपक भी हो गया, संदीप ने बोला है डिस्टेंट और होम। ओके, यस सर। स्टार्टर के बारे में क्या विचार है? डाउट है? ये स्टार्टर सर बी क्लास में रहता है। हाँ करेक्ट, तो संदीप को डाउट है, राइट। तो क्लास सी स्टेशन में एक ही रोक सिग्नल है, डिस्टेंट तो ठीक है, सही है वो बात, लेकिन रोक सिग्नल एक ही होता है, ओनली होम सिग्नल। इसीलिए तो इसमें शर्त लगाया है कि होम सिग्नल गाड़ी पिछली गाड़ी पार होना प्लस 400 मीटर आगे चले जाना। स्टार्टर का नाम लिया नहीं, कहीं होता ही नहीं स्टार्टर, इसमें स्टार्टर एडवांस स्टार्टर कुछ भी नहीं है, एक ही रोक सिग्नल है। इसीलिए आजकल कम हो गया, नहीं तो पुराने टाइम में जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो एमसीक्यू में यह सवाल बहुत आता था, क्लास सी स्टेशन का होम सिग्नल फेल है, क्लास सी स्टेशन का होम सिग्नल खराब है। जैसे अब आजकल आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल में होम सिग्नल डिफेक्टिव, तो आप क्या बताइएगा? 30। आप बोलिएगा या तो कॉलिंग ऑन सिग्नल है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल यूज करेंगे, वो नहीं है तो दूसरा उपाय है क्लैंप पैडलॉक लगा के T3693 भी देंगे और ट्रेन को पायलट करेंगे, प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाएंगे। और तीसरा उपाय जो अपने साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं है, दूसरे जोन में है, कि अगर होम पे एसपीटी लगा है, सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है, तो प्राइवेट नंबर दे के पॉइंट को क्लैंप पैडलॉक करके पीएचएस दिखा के ले सकते हैं, इन्हीं पेपर के बदले प्राइवेट नंबर, अगर सिग्नल पे फ़ोन है तो अपने यहाँ नहीं है, दूसरे जोन में है। अब लेकिन क्लास सी स्टेशन का अगर पूछे कि होम सिग्नल खराब है तो लोको पायलट को क्या प्राधिकार दिया जाएगा? चलो बताओ भाई दीपक। सर थोड़ा भूल गया हूँ इसके बारे में। पढ़े थे ना? जी हाँ, पढ़े थे, ये स्टॉप आज के बारे ये में पढ़े थे। ये आज भी पूछ सकते हैं, पुराना क्वेश्चन आज भी इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि क्लास सी स्टेशन तो खत्म नहीं हुआ है, यूज में है जी और रूल भी यूज में है। वो कौन बताएगा? संदीप, नेक्स्ट संदीप। पीएलसीटी तो कहीं नहीं होगा सर। हाँ आप पढ़े हो, मेरे को पता लगा आप पढ़े हैं तभी सही बता रहे हैं, पीएलसीटी ही करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आप नहीं, आज जैसे मान लो रिवीजन नहीं हुआ है, अच्छा हुआ इसका मेरे को याद आ गया कि अगर आप ऑप्शन में क्लास सी ऐसे लिख देता है, होम सिग्नल ब्रैकेट में क्लास सी छोटा सा लिख देगा, होम सिग्नल क्लास सी स्टेशन डिफेक्टिव व्हाट इज अथॉरिटी, तो हम होम सिग्नल देख के ऑप्शन में दे देगा कॉलिंग ऑन T3693 पीएलसीटी, ऐसा कुछ दे देगा। तो आपको एक दे देगा एनी वन ऑफ देवम, तो कोई तो एनी वन ऑफ देवम मार देगा, नहीं तो कोई मार देगा कॉलिंग ऑन सही मार देगा, कोई T393 भी मार देगा। तो इसलिए बी केयरफुल, अगर क्लास सी स्टेशन का होम सिग्नल खराब है तो उसका करेक्ट आंसर है पीएलसीटी, पेपर। पीएलसीटी। हाँ, पेपर लाइन क्लियर टिकट। वहाँ पे क्या है, होम सिग्नल के वाला अथॉरिटी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें होम में जो है वो एक ही फर्स्ट और लास्ट स्टॉप सिग्नल स्टेशन का दोनों 2 in 1 है वो,
तो 2 in 1 है, ऑल इन वन है स्टॉप सिग्नल। तो इसका मतलब एलएसएस को वरीयता दी जा रही है, क्योंकि होम सिग्नल के पीछे भी ब्लॉक सेक्शन है, होम सिग्नल के आगे भी ब्लॉक सेक्शन है। स्टेशन सेक्शन नहीं होता सी में। स्टेशन सेक्शन केवल कौन से क्लास में रहेगा? ओनली क्लास बी फॉर बॉम्बे। ए में स्टेशन सेक्शन नहीं है, सी में भी स्टेशन सेक्शन नहीं है, ये पूरा ब्लॉक सेक्शन ही रहता है। तो इसलिए पीएलसीटी इसका आंसर है। बस याद कर लो, हो गया, इतना समझ गए बहुत है। कोई क्वेश्चन है तो बोलो मन में। ज़्यादा सोचने से एग्जाम में क्या है कि अपना काम का बात सुनना, फालतू बात में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये डायग्राम दिया है देखो, क्लास सी डबल लाइन एमएएस। अब आजकल ऐसा ही रहता है, जैसे यहाँ पे हैदराबाद में वो बेगमपेट है ना, बेगमपेट में जाओ ट्रेन पकड़ने, तो हम लोग जब पहले नहीं जानते थे, रेलवे में आने के पहले देखते थे तो समझ में नहीं आता था कैसे गाड़ी आती है, कैसे रुकती है। आके होम पे रुकती है। उसमें क्या करते हैं, प्लेटफार्म जो है होम के पीछे रहता है वो पूरा, क्योंकि होम पे रुकेगी, स्टॉप सिग्नल है वो, तो होम पे रुकेगी तो प्लेटफार्म उसका पीछे बनाना पड़ता है, जबकि अपना नॉर्मल स्टेशन में होम के आगे प्लेटफार्म रहता है। इसमें दिखा डायग्राम को देखने से ऐसे लगता है जैसे ये प्लेटफार्म इधर है, पर उसका डिजाइन अलग रहता है। होम एकदम प्लेटफार्म के एंड में बनाएंगे, आके प्लेटफार्म पे रुकेगी, और रुकने के बाद फिर जब लाइन क्लियर लेके ऑफ करेगा तो गाड़ी चली जाएगी। तो दोनों तरफ से ऐसा रहता है। और पूरा देखो रेडिंग में दिखा रहे, इसका ये है बताने का ही मतलब है कि ये यहाँ पे स्टेशन सेक्शन नहीं रहता है। ठीक, ये है मीनिंग। सो होम और जो बताए डिस्टेंट वही रहता है। क्लास सी सिंगल लूप लाइन, लाइन भी नहीं होता है सर? लूप लाइन नहीं रहता, लूप नहीं, स्टेशन सेक्शन नहीं है, लूप लाइन कुछ भी नहीं है, आना और चले जाना बस। कभी क्लास सी स्टेशन कहाँ है तुम्हारे पास? गुंटकल डिवीजन में, अरे उधर देखो ना, वो तिरुपति और इसका रेनीगुंटा के बीच में। इनको मालूम होगा सैनिक को। बताओ सैनी, क्लास सी स्टेशन त्रिचानूर। तिरुचानूर है सर, लेकिन एक रेड्डीपल्ली भी है, लेकिन उसको निकाल दिया सर। अच्छा, त्रिचानूर तो है ना। हाँ है सर। तो त्रिचानूर में वहाँ पे वो ड्यूटी जब करते हैं ना, तो त्रिचानूर क्लास सी स्टेशन है। मैं देखा तो तिरुपति गया हूँ, लेकिन त्रिचानूर को देखने का चांस नहीं मिला। तो स्टेशन मास्टर क्या करता है त्रिचानूर का, पहले रेनीगुंटा से तिरुपति गाड़ी भेजना है, तो त्रिचानूर पहले तिरुपति से लाइन क्लियर ले लेता है, फिर रेनीगुंटा को देता है सीधा। और सिमिलरली तिरुपति से भेजना है तो रेनीगुंटा से लाइन क्लियर लेके भेजता है। चाहे तो होम पे अपने स्टेशन पे रोक सकता है, लेकिन अननेसेसरली वो बोलता है किस लिए रोक के रखना है, तो अपना सेफ्टी के लिए एडवांस में लाइन क्लियर लेके भेज देता है थ्रू। तो वो है क्लास सी स्टेशन त्रिचानूर में है। और भी होगा, याद नहीं आ रहा है उधर। एक धर्मावरम के आसपास भी रहता है, गुंटकल डिवीजन में। यहाँ पे तो बेगमपेट देखा मैं, सिकंदराबाद में। ओके राइट, चलो आगे चलेंगे। ये अब क्लास बी आ गया। हाँ बोलो। सर एक बात पूछना था, हाँ हाँ, ये क्लास बी एप्लीकेशन जो है वो कंट्रोल कौन करता है सर? किसको? क्लास सी स्टेशन को? स्टेशन मास्टर रहता है, स्टेशन नहीं, वो मास्टर। हाँ। स्टेशन इसमें रहता है सर? वहाँ तो वो ब्लॉक स्टेशन है ना, वहाँ स्टेशन मास्टर 24 घंटे रहेगा। ठीक है सर, हम्म, थैंक यू। हाँ वही असम रहता है। वो सिर्फ हार्ट स्टेशन में है कि जहाँ सिग्नल नहीं, यहाँ सिग्नल है ना, तो जब सिग्नल है तो जी स्टेशन मास्टर रहना ही पड़ेगा। अब क्लास बी स्टेशन पढ़ने के पहले ये डायग्राम मैंने डाला है क्लास बी का, वो आगे तो परिभाषा पढ़ लेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग ये इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी ये मेरा लेटेस्ट पीपीटी बनाया था तो मैंने डाला है इसमें। क्लास बी सिंगल लाइन का क्लास बी है इन एमएएस। आजकल तो एमएएस ही है। इसमें होम स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर सबका डायग्राम है। तो आप देखो, इसमें आपको लेफ्ट साइड से मान लो ब्लॉक सेक्शन की ओर आ रहे हो, देखो एक आपको सिग्नल वार्निंग बोर्ड भी डायग्राम दिख रहा होगा ना, लेफ्ट साइड में सिग्नल वार्निंग बोर्ड है, जहाँ 1400 मीटर लिखा है कि सिग्नल वार्निंग बोर्ड होम सिग्नल के पहले 1400 मीटर पर रहता है। फिर
सिग्नल वार्निंग बोर्ड से आगे बढ़ो स्टेशन की ओर तो डिस्टेंस सिग्नल है 1000 मीटर पे, यानी सिंगल डिस्टेंस का डायग्राम दिखाया हुआ है। और फिर होम सिग्नल से आगे देखो तो एक BOL लिखा हुआ है, 180 मीटर कम से कम रहना चाहिए। ओके, ये हो गया। देन स्टेशन सेक्शन कहाँ पे है? दोनों तरफ के एडवांस स्टार्टर के बीच में है, जो ग्रीन लाइन एरो मार्क मारा है वो है स्टेशन सेक्शन। और स्टेशन लिमिट कहाँ दिखा रहा है? दोनों तरफ के डिस्टेंस सिग्नल के बीच में। और SOL कहाँ दिखा रहा है? स्टार्टर से आगे बढ़ो तो SOL लिखा है 120 मीटर, यानी जब होम सिग्नल ऑफ करना रहता है तो मान लो जो भी मेन लाइन लूप लाइन जो भी है वो लाइन फ्री रहना चाहिए, और आगे स्टार्टर के आगे SOL फ्री रहना चाहिए। तो ये सब तो मालूम है, किसी को स्टेशन सेक्शन SOL BOL में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, डाउट है तो बताना। समझ चले आगे, डायग्राम देख ली। और ये क्या है? ये डबल लाइन क्लास B, इसमें क्या है? डबल लाइन लिखना है ना, ये टाइपिंग का भी मिस्टेक है इसमें, थोड़ा D लिखना है, डबल लाइन। निकल क्यों नहीं रहा है? ये D रहना है। डबल लाइन इन MAS टेरिटरी विथ डिस्टेंट होम स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। डबल लाइन का मालूम है सबको, स्टेशन सेक्शन, इसमें भी उसी तरह है सेम। इसमें एक डिफरेंस रहता है डबल लाइन में कि जिस तरफ क्रॉस ओवर रहेगा तो वहाँ पे फेसिंग पॉइंट नहीं रहता है। जैसे ऊपर की लाइन में आप देखो, होम सिग्नल से अंदर चलो तो सबसे पहला आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट रहता, तो स्टेशन सेक्शन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट टू LSS हो गया। दूसरी तरफ जो डाउन लाइन है नीचे वाली, तो उधर राइट साइड में होम सिग्नल है, सिग्नल वार्निंग बोर्ड, डिस्टेंट सिग्नल, होम सिग्नल, रूटिंग होम है। तो उसके आगे आओ तो ये क्रॉस ओवर की वजह से पहला पॉइंट जो पड़ता है होम के अंदर वो ट्रेलिंग पॉइंट रहता है। तो ट्रेलिंग पॉइंट की वजह से फिर रूल क्या है, अगर ट्रेलिंग पॉइंट पहला पॉइंट है तो BSLB बोर्ड लगाना है। तो इसलिए नीचे वाली में जहाँ पे फेसिंग पॉइंट नहीं है तो BSLB से लेके LSS तक रहता है स्टेशन सेक्शन। और BOL का रूल वही है, होम से लेके फर्स्ट आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट या होम सिग्नल से लेके BSLB बोर्ड तक BOL रहता है 180 मीटर। SOL स्टार्टर से एडवांस स्टार्टर 120 मीटर। और सिंगल लाइन में कहाँ से नापा जाता है SOL, कौन बताएगा? डबल लाइन में स्टार्टर से मेजरमेंट करते हैं एडवांस स्टार्टर तक, कम से कम 120 मीटर रहना चाहिए SOL। सिंगल लाइन में SOL वहां भी 120 ट्रेलिंग मीटर है। पॉइंट है सर। हाँ, तो उसका करेक्ट आंसर है, एरिया वही है। हाँ, लेकिन मेजरमेंट स्टार्टर से नहीं होगा, ट्रेलिंग पॉइंट से लेके LSS तक होगा या एडवांस स्टार्टर तक। ठीक, तो वो कभी MCQ में पूछे तो बता देना। तो ये डायग्राम देख लिए। डायग्राम देखने के बाद तब ये आ गया यहाँ पे क्लास B स्टेशन का डिफिनीशन इधर छूटा हुआ है, क्या लग रहा है? ओके, क्लास B का डायग्राम रखा है। और डिफिनीशन मैं अपना आपको ओरल बता देता हूँ। डायग्राम आपने देख लिया कि क्लास B स्टेशन का परिभाषा छूट गया है लिखना यहाँ पे कि द ब्लॉक स्टेशन where line clear may be given before the line is clear for the reception of the train। सीधा बात है कि क्लास B उस स्टेशन को कहते हैं, उस ब्लॉक स्टेशन को कहते हैं जहाँ पे ट्रेन को रिसीव करने के लिए लाइन फ्री होने के पहले ही हम ट्रेन को लाइन क्लियर दे सकते हैं। सिर्फ शर्त क्या है, BOL खाली होना चाहिए, यानी ब्लॉक सेक्शन फ्री होना चाहिए, प्लस होम सिग्नल के आगे जो एडेक्वेट डिस्टेंस है नॉट लेस देन 180 मीटर, 180 मीटर कम से कम, उसी को BOL बोलते हैं। ये ब्लॉक सेक्शन फ्री है, BOL फ्री है, लाइन फ्री होने का जरूरत नहीं है और लाइन क्लियर दे सकते हैं, वो है परिभाषा क्लास B स्टेशन का। ठीक, तो ये तो समझ गए।
देन ये लास्ट स्लाइड है, हाल्ट स्टेशन के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिखा है, देख लेंगे कि नॉन ब्लॉक स्टेशन या हाल्ट स्टेशन, जिसको क्लास डी भी कहते हैं, क्लास डी बोलो तो सेम मीनिंग, हाल्ट स्टेशन बोलो तो सेम मीनिंग, और नॉन ब्लॉक स्टेशन बोलो तो सेम मीनिंग है। आर स्टॉपिंग प्लेसेज विच आर सिचुएटेड बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ब्लॉक स्टेशन। सो नॉर्मली जो हाल्ट स्टेशन है 2 ब्लॉक स्टेशन के बीच में रहता है, क्योंकि ब्लॉक सेक्शन में ही रहता है हाल्ट स्टेशन, एंड डू नॉट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ एनी ब्लॉक सेक्शन, और वो ब्लॉक सेक्शन का कोई हिस्सा मतलब बाउंड्री नहीं बनाता है, क्योंकि हर स्टेशन का अपना अपना स्टेशन सेक्शन है, ब्लॉक सेक्शन है, ये हाल्ट का कुछ भी वैल्यू नहीं है। नीचे वाला पॉइंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, जो 1.03 ब्रैकेट 1 दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसको जिसको डाउट है याद कर लो इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन शैल बी मेंशन्ड in the SWR and also in the working time table। तो MCQ में ऐसे ऑप्शन में दे देगा SWR, एक में WTT, तो A एंड B बोथ दोनों में मेंशन होता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन। ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, है ना, फिर भी किसी को डाउट है तो नोट कर लेना इसको, कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन इज अवेलेबल इन WTT एंड स्टेशन वर्किंग रूल। नंबर 2 पॉइंट, अब हम लोग बात किए थे ना स्पेशल क्लास, तो स्पेशल क्लास स्टेशन किसको कहेंगे, कौन बताएगा? ये जो ऑपरेटिंग में एबीसी के अंदर नहीं आता है। करेक्ट। सो एनी ब्लॉक स्टेशन विच कैन नॉट बी वर्कड अंडर क्लास ए बी और सी, उसको हम बोल देंगे स्पेशल क्लास। अब ये खाली परिभाषा है, प्रैक्टिकल में अभी ढूंढने जाओ तो प्रैक्टिकल में अपने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, ये जो उतना क्लासिफिकेशन दिया है, ए और सी में देखा ना कि वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन, सी में भी बोला वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन, और बी में बोला वेयर लाइन क्लियर मे बी गिवन। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है लाइन क्लियर देने की शर्तों के आधार पे ही किया गया है, कि कहाँ पे कैसे लाइन क्लियर देने की शर्त है, उसी से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी बनाया हुआ है। अब ऑटोमेटिक एरिया में, अब ऑटोमेटिक एरिया में जाओ तो ऑटोमेटिक एरिया में लाइन क्लियर देने के लिए क्या शर्त है? मान लो ए स्टेशन से गाड़ी स्टार्ट करना है, मेरा एक गाड़ी गया तो नेक्स्ट सिग्नल पार हो गया 1 किलोमीटर, दूसरा गाड़ी रेडी है, मैं उसको स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करूंगा, प्राइवेट नंबर लूंगा और उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। यस, कर सकते हैं, दूसरी गाड़ी को भी लाइन क्लियर मिल जाएगा, तीसरी को भी मिल जाएगा। ऑटोमेटिक में एक के पीछे एक हम भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ लाइन क्लियर देने के लिए यही शर्त है कि ब्लॉक सेक्शन को फ्री होना जरूरी नहीं है। तो अब वहाँ पे क्या है, शर्त बदल गई, तो एक तरह से ऑटोमेटिक एरिया भी स्पेशल क्लास में ही आता है। और दूसरा बात, ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, बुक में कहीं नहीं लिखा है ऐसा, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि लाइन क्लियर देने की शर्त चेंज हो गई, ना तो ए में बैठता है, ना बी में, ना सी में, तो स्पेशल हो गया वो। अच्छा, दूसरा, एक बार हम लोग, मैं तो प्रैक्टिकली देखा तो मैं अपने दिमाग से समझा उसको। एक काकीनाडा स्टेशन है विजयवाड़ा डिवीजन में, तो काकीनाडा स्टेशन के आगे और जाओ तो एक काकीनाडा पोर्ट स्टेशन भी है। तो ये ट्रेनिज के साथ हम लोग गए थे देखने के लिए लाइन प्रोग्राम में। तो काकीनाडा पोर्ट में लाइन क्लियर देने की शर्त वहाँ पूछे तो कैसे कैसे लाइन क्लियर देते हैं, तो वहाँ नॉर्मल स्टेशन से अलग है। वहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि पोर्ट है, पोर्ट में प्लेसमेंट देना है, कोई ट्रेन आएगी उनके पास, फिर उसको पोर्ट में प्लेसमेंट दे देना है। प्लेसमेंट देने के बाद फिर वो जाके, जैसे साइडिंग का नियम रहता है, प्लेसमेंट होने के बाद तब दूसरे ट्रेन को लाइन क्लियर दे पाते हैं। तो वहाँ भी मैं पूछा उनको, फिर आपके क्लासिफिकेशन क्या है, बी में है, सी में है, किस में है? तो बोला सर ये भी एक स्पेशल क्लास स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्लियर देने की शर्त SWR में अलग लिखा है कि रेक आएगा, ब्लॉक सेक्शन फ्री है, BOL फ्री है, सब है, फिर भी लाइन क्लियर नहीं देना है जब तक ये गुड्स ट्रेन आपका वो पोर्ट में जाके प्लेसमेंट ना हो जाए। तो जो शर्त बदल जाएगी तो सबको ABC में नहीं बैठेगा, तो उसको बोलेंगे स्पेशल क्लास। राइट, समझ में आया बात? अब कोई डाउट है इसके बारे में तो पूछो।
नहीं तो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। बोलो भाई। क्या दीपक? नो डाउट। सर इसमें बोलो। क्या बोलते हैं क्वेश्चन सर इसका तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बनाने का क्वेश्चन यार। नहीं सर, बनने का नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि सर मिनिमम इक्विपमेंट जो बोले थे ना वो क्लियर सिग्नल नहीं हो का रहा है जैसे ना क्लास इसमें। बी स्टेशन पे होम और स्टार्टर है, मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल। किसमें? क्लास क्लास बी में होम और स्टार्टर। क्लास बी में ओनली होम और स्टार्टर, डिस्टेंस सर नहीं आता उसमें। डिस्टेंट सिग्नल भी, डिस्टेंट होम स्टार्टर कर क्लास बी में, डिस्टेंट होम स्टार्टर। और क्लास सी में क्या है, डिस्टेंट और होम। तो बी और सी हो गया। क्लास ए का तो पूछता ही नहीं है। क्लास, सिंगल और डबल लाइन में नहीं रहेगा ना सर? हाँ वैसे नहीं तो इसका मैं आपको क्लास बी का सिंगल लाइन डबल लाइन दोनों ऑलमोस्ट सेम है मेरे ख्याल से, फिर भी एक बार कंफर्म करके व्हाट्सएप में डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सभी ये सभी का डाल दीजिएगा सर। हाँ, क्लास सी और क्लास बी का डाल देंगे। क्लास ए में तो आजकल नहीं पूछता, क्लास ए में वार्नर और होम सिग्नल रहता है, स्पेशल का नहीं पूछता है सर। स्पेशल का नहीं पूछता। बी और सी का और पूछता। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अभी चल रहा है गुंटकल की तरफ हो लग रहा है, सब ऑटोमेटिक तक हो सकता है हाँ कहीं तो पे। उसका भी डाल देंगे, ठीक। मिनिमम इक्विपमेंट जितना भी है, चलो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के होते हैं ना, 4-5 पॉइंट टाइप के जितना मिलेगा जीएनएसआर में सर्च करके हम मैं पूरा व्हाट्सएप में डाल देता है। क्योंकि अभी मान लो सिंगल लाइन में कुछ एक आध पॉइंट छूट गया तो फिर गलत क्यों याद करना। करेक्ट है। ओके, वैसा करेंगे। ओके, देन हम एक एनआई वर्किंग का भी है आपका सिलेबस में। जी एनआई वर्किंग का हम लोग देख लें थोड़ा तो अच्छा है। अपेंडिक्स 3 में है एनआई वर्किंग, नॉन इंटरलॉक वर्किंग। सो स्क्रीन पे आया एनआई वर्किंग। आया ये है सर आ सर। गया सर। ओके, सो ये जो नॉन इंटरलॉक वर्किंग है, एनआई वर्किंग है, तो एक स्पीड का छोड़ के बाकी तो पुराने ही पॉइंट हैं। जो एनआई पॉइंट पे ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पे अप टू 30 अलाउ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो 15 के एमपीएच ही रूल चल रहा है। और जो डीओएम का 2 दिन पहले इंस्ट्रक्शंस आता है, वर्किंग इंस्ट्रक्शन लेटर आता है, तो उसमें भी स्पीड और प्रिकॉशन सब मेंशन करते हैं, तो प्रैक्टिकल में उसको फॉलो करते हैं। तो थोड़े पॉइंट्स देखो इसको। एनआई का मतलब क्या होता है, नॉन इंटरलॉक वर्किंग। इसमें एक एमसीक्यू में मैंने देखा था, वो पूछता है कि होम सिग्नल दिया जाता है एनआई वर्किंग में, वही पॉइंट आना चाहिए इसमें आगे, कि वो होम सिग्नल मतलब पॉइंट को लॉक नहीं करता है, वो सिर्फ येलो लाइट दिखाता है। उसको क्या बोलते हैं कि वो एक तरह से अनवर्कड रहता है, इंटरलॉकिंग नहीं रहती उसमें। तो जब सारा पॉइंट को क्लैंप पैडलॉक कर दिया, स्टेशन मास्टर जो भी ड्यूटी में है और गुमटी में स्टाफ रहता है एनआई वर्किंग के समय, तो ये गुमटी वाले प्राइवेट नंबर पीएन एक्सचेंज करते हैं, जो प्लेटफार्म पे स्टेशन मास्टर है। तो जब पीएन से कंफर्म हो गया कि हाँ पॉइंट क्लैंप पैडलॉक हो गया, सब कुछ सेफ है, तो वो होम सिग्नल का बटन ऑफ कर देंगे, तो सिर्फ येलो लाइट आ जाएगी। और लोको पायलट को कासन ऑर्डर भी दिया रहता है। क्या कासन ऑर्डर दिया रहता है कि सो एंड सो स्टेशन में एनआई वर्क इन प्रोग्रेस है, आपको जाके होम सिग्नल पे गाड़ी को रोक देना है। और उसके बाद जब स्टेशन मास्टर यानी उस उनको ऑफ में मिले तो भी उनको रोकना है, उसका मीनिंग ये है, कासन ऑर्डर इसीलिए दिया जाता है। नॉर्मली स्टेशन मास्टर ऑन में रखेगा, रेड लाइट रहेगी, स्टॉप और कासन। तो एमसीक्यू में आता है कि एनआई वर्किंग के समय होम सिग्नल में कौन कौन सा एस्पेक्ट काम करता है, तो उसका आंसर है स्टॉप एंड कासन एस्पेक्ट। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन ये। और दूसरा बात, कलर अगर पूछ लिया तो स्टॉप का मतलब समझ लें कलर लाइट पूछेगा तो रेड, और कासन का मतलब येलो लाइट, अगर लाइट ऑप्शन में दिया है तो।
तो दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, यही तो रहता है, स्टॉप और कासन दो ही पहलू उसमें आएगा और बिना इंटरलॉकिंग के रहेगा। तो लोको पायलट को ऑर्डर है, ऑन मिले ऑफ मिले जो भी है गाड़ी रोक देगा, वो रोकने के बाद कंफर्म करेगा कि होम सिग्नल ऑफ हुआ है प्लस प्रोसीड हैंड सिग्नल। तो जो स्टाफ वहाँ पे क्लैंपिंग का पैडलॉकिंग के लिए गया है पायलटिंग के लिए, तो वो प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाएगा, ग्रीन फ्लैग या ग्रीन लाइट जो भी है, उसके बाद ही लोको पायलट सावधानी पूर्वक अंदर जाएगा। तो इस कासन आर्डर में वो भी देगा, अगर स्पेशल आर्डर जो आया डीओएम का उसमें अप टू 15 परमिट किया तो 15 जाएगा, लेकिन अगर मान लो पूरा अरेंजमेंट है पॉइंट का क्लैंप का, जैसा रेलवे बोर्ड का लेटर है कि अप टू 30 तक जा सकता है, तो अगर लेटर में भी है और वैसा अरेंजमेंट है तो 30 भी जा सकता है, वैसा कासन ऑर्डर लिख के लोको पायलट को दिया रहेगा। लेकिन एमसीक्यू में जब अलग से क्वेश्चन पूछता है ड्यूरिंग एनआई वर्किंग ट्रेन्स कैन पास सुटेबल क्लैंपिंग पैडलॉकिंग ये सब है, तो उसका आंसर अप टू 30 kmph रहता है। और अप टू का मीनिंग फिर से समझ लेना, अप टू 30 का मतलब ये नहीं होता कि 30 में जाना है, 30 तक चलाई जा सकती है गाड़ी, इसका मीनिंग ये है कि सब फैसिलिटी है, सारे सुविधा है, तो 30 तक हम गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन लोको पायलट चलाएगा, प्रैक्टिकल जो उसको कासन आर्डर में मिला है वो चलाएगा। ठीक, ये बात ये समझना है। जैसे ये सब लोग गूगल पे, फोन पे और ये दुनिया भर का देखते हो आजकल कैशबैक का रहता है ना ऑफर स्कीम, तो उसमें लिखता है कि जैसे जब हम किसी को ट्रांजेक्शन करेंगे तो मान लो ऑफर में लिखा है कैशबैक अप टू ₹50 लिखा है, और कैशबैक आता है मान लो ₹2। अब आप उसको अगर बात करो कस्टमर केयर से, तो बात करना बेकार क्यों हो, क्या बोलता है पता है, सर लिखा है अप टू 50 लिखा है, ये नहीं लिखा है कि पूरा 50 मिलेगा। तो उसी तरह ये समझाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रेलवे बोर्ड का जो लेटर है कि ट्रेन कैन गो अप टू 30 kmph, वो है मीनिंग। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि सर यहाँ डिवीज़न में तो 15 चल रही है, एग्ज़ाम में क्या लिखें सर? मैं बोला एग्ज़ाम में 30 लिखो, क्योंकि वो वर्ड यही रहता है, कैन वर्क अप टू 30 लिखा है। तो रेलवे बोर्ड ने लेटर वैसा ही दिया है, और जब यहाँ लोकल में सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, 30 के लिए फिट है उनका, तो चेंज कर देंगे कासन आर्डर, लोको पायलट को बोलेंगे परमिटेड अप टू 30 kmph, बस लोको पायलट जाएगा। समझे, ये बात है। चलो अब आगे देखते हैं हम, वो पॉइंट फिर से क्लेरिफिकेशन किया मैंने क्योंकि एनआई वर्किंग का मैटर आया। तो एक है अकेजन्स फॉर एनआई वर्किंग, किस किस मौके पे ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरहालिंग ऑफ लीवर फ्रेम और पैनल, अब आजकल तो सब पैनल है, ये पुराने लीवर फ्रेम कब होता था, जब सेमाफोर सिग्नल था, तो आजकल तो पैनल है, उसका ओवरहालिंग करना है। या केबल मेकरिंग एक होता है, सुना होगा स्टेशन में, है ना। देन रीमॉडलिंग ऑफ स्टेशन और गेज कन्वर्जन, जैसे सिंगल लाइन से डबल लाइन हो रहा है, स्टेशन में नई लाइन डाल रहे हैं, जो भी बड़ा काम हो रहा है तो उस समय एनआई वर्किंग होता है। और केबल मेकरिंग एक वर्ड बहुत आता है, वो केबल चेंज करते हैं एसएनटी वाले, फिर इंजीनियरिंग वालों को भी आना पड़ता है उसमें। देन इंट्रोडक्शन ऑफ पैनल इंटरलॉकिंग, तो जो आरआरआई केबिन कहीं बना रहे हैं, पैनल इंटरलॉकिंग लगा रहे हैं, पैनल चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ सब में एनआई वर्किंग करना पड़ेगा। देन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट फ्रेम और पैनल, पुराना पैनल को चेंज करके नया लगा रहे हैं, ये अकेजेंस दिया है। देन नेक्स्ट केबल मेकरिंग आ गई, जिसमें केबल चेंज करते हैं, अंडरग्राउंड केबल रहता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का और सिग्नल का केबल, वो सब कुछ खराब हुआ या लाइफ हो गई तो चेंज करते हैं। देन एसएनटी एंड इंजीनियरिंग जॉइंट वर्क, जैसे स्टेशन में पॉइंट फेसिंग पॉइंट वगैरह चेंज करते हैं कभी कभी, तो उसमें सब एनआई वर्क चलेगा, ब्लॉक लेंगे वो लोग। देन इसका अब आगे प्रोसीजर, ऑल प्रिपरेटरी वर्क शुड बी कंप्लीटेड, मतलब जैसे जिस दिन पे फिक्स हुआ कि भाई मंडे को ट्यूसडे को एनआई वर्क होगा, तो उसका जो प्रिपरेटरी वर्क है काम शुरू होने के पहले कर लेना चाहिए। जो एसएनटी वाले इंजीनियरिंग वाले हैं वो अपना तैयारी पहले से कर लेंगे। देन द पीरियड फॉर माइनर वर्क शुड बी
डिसाइडेड बाय ब्रांच ऑफिसर्स। जो छोटे मोटे उनको काम करने हैं तो उसके लिए कितना अलाउ करेंगे। ब्रांच ऑफिसर का मतलब कौन हो गया, ये सीनियर डीओएम, सीनियर डीएसटी, ये लोग मिलके बातचीत करके डिसाइड करेंगे छोटे मोटे काम के लिए। देन मेजर वर्क बाय डीआरएम। तो एमसीक्यू में ध्यान रखना कि माइनर वर्क जो रहेगा एनआई वर्क में, छोटे मोटे जो काम है तो ब्रांच ऑफिसर में सीनियर डीओएम, सीनियर डीएसटी, सीनियर डीएन, वो भी ऑप्शन आ सकता है। लेकिन जो बड़े काम है तो वो डीआरएम, नाम डीआरएम का है, करेंगे नीचे वाले ही, पर एग्जाम पर्पज से डीआरएम लिखेंगे। बाय डीआरएम इन कंसल्टेशन विथ ब्रांच ऑफिसर्स। डीआरएम किसके ऊपर डिपेंड है, सीनियर डीओएम, सीनियर डीएसटी के ऊपर ही डिपेंड है वो भी, पर डीआरएम का नाम लिखा जाएगा। देन ये प्रिकॉशन की बात आ गई कि जब एनआई वर्क चल रहा है, ऑलरेडी वो क्लैंपिंग पैडलॉकिंग में काम हुआ, तो उस समय संटिंग का काम अवॉइड करना है या कम से कम इमरजेंसी वाला ही काम करना चाहिए। संटिंग ऑपरेशन शुड बी रिड्यूस्ड और अवॉइडेड। देन लेस इम्पॉर्टेंट ट्रेन रहना चाहिए। लेस इम्पॉर्टेंट ट्रेन में भी कैंसिल्ड और शॉर्ट टर्मिनेटेड। जहाँ यार्ड में सुना होगा कभी बड़ा काम चलता है तो कुछ छोटी मोटी ट्रेनों को कभी कभी कैंसिल भी कर देते हैं या उसको 1-2 स्टेशन पहले ही टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब वहीं तक जाएगी बोल देते हैं, टाइम टेबल में मैसेज दे देंगे सबको। ऐसा देखा होगा, सुना है, कभी देखा है कि एनआई वर्क सर चल रहा है तो मेमो पैसेंजर करते हैं सर, हाँ बोलिए। मेमो को देखें से किया है। हाँ तो ये बहुत होता है। एक बार रायचूर में ये सब बड़ा काम चल रहा था यार्ड का, तो पैसेंजर ट्रेन जो रायचूर जाती थी उसको क्या किया, 2-3 स्टेशन पहले ही उसको कैंसिल कर देते थे। तो ओके, बाकी लोग देखो म्यूट कर लो, किसी का आ रहा है टिक टिक साउंड। देन प्रेसिडेंस एंड क्रॉसिंग शुड बी अवॉइडेड। प्रेसिडेंस का मीनिंग मालूम है सबको, और क्रॉसिंग तो सबको पता है। क्रॉसिंग सिंगल लाइन में होता है डबल लाइन, बोलो भाई, एक जन बोलो, डरो मत यार, यहाँ कौन सा एग्जाम हो रहा है, डरने का क्या है। क्रॉसिंग सर हमको लगता है कि सिंगल लाइन में होता है, प्रेसिडेंस डबल लाइन में शायद होता है। अच्छा, सो क्रॉसिंग का मीनिंग, क्रॉसिंग सिंगल लाइन में होती है। हाँ, क्रॉसिंग ओनली सिंगल लाइन, ऐसा वर्ड बोल देना, ओनली सिंगल लाइन, डबल लाइन में कोई क्रॉसिंग का बात नहीं है। और प्रेसिडेंस होता है कि एक गाड़ी को रोक के पीछे वाले गाड़ी को आगे बढ़ाना। क्रॉसिंग में क्या है, आमने सामने से गाड़ी आती है तो सिंगल लाइन में होता है। प्रेसिडेंस का मतलब एक गाड़ी रोक के पीछे से आगे बढ़ाना। वो प्रेसिडेंस सिंगल लाइन में भी हो सकता है और डबल लाइन में भी हो सकता है, वरीयता देना। जैसे मान लो सिंगल लाइन में कोई पैसेंजर ट्रेन है, पीछे एक्सप्रेस है तो उसको आगे बढ़ा दिए, डबल लाइन में भी वैसा करते हैं, पैसेंजर को रोक के एक्सप्रेस को आगे बढ़ा दिए। तो प्रेसिडेंस दोनों जगह होता है, क्रॉसिंग ओनली सिंगल लाइन, राइट। वो अवॉइड करना है। एक कंट्रोलर के लिए ड्यूटी है कि भाई जहाँ पे एनआई वर्क के आपने प्लान किया है तो उधर क्रॉसिंग प्रेसिडेंस मत रखो, क्लैंपिंग पैडलॉकिंग का काम बहुत बढ़ जाएगा, सब ट्रेन डिले होगी। मेजर यार्ड इन फेजेस का मतलब जो बड़े यार्ड में काम करना है तो उसको ऐसा डिवाइड कर लेना है कि फर्स्ट फेज में इतना काम करेंगे तो बाकी यार्ड का इंटरलॉकिंग चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा यार्ड ही खोल दिए, नॉन इंटरलॉक कर दिए तो कितना क्लैंप लगाएंगे। तो फेज में करना है, नहीं पार्ट बाय पार्ट करना है, उसको डिवाइड कर लेना है। देन एसएनटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टू सेंड ए सर्कुलर नोटिस। एक सर्कुलर नोटिस होता है, तो ये एमसीक्यू में आता है। सर्कुलर नोटिस का लाइफ कितना होता है, ये एमसीक्यू में पूछता है। जब सर्कुलर नोटिस जारी किया जाता है, उसका सर्कुलर नोटिस एक लेटर है एक तरह से, वो उसके 3 मंथ होता है सर। हाँ 3 सर्कुलर, मंथ। हाँ 15 दिन होता है क्या सर? 3 मंथ। सर्कुलर नोटिस इज वैलिड फॉर 3 मंथ,
यहाँ पे जो 15 दिन लिखा है उसका मीनिंग है सर्कुलर नोटिस सीनियर डीओ को भेजेगा इंजीनियरिंग वाला एसएनटी वाला 15 डेज इन एडवांस विथ ए कॉपी टू स्टेशन मास्टर। यानी सर्कुलर नोटिस मतलब एक लेटर है वो, तो लेटर जब भेजेगा सीनियर डीओएम को तो एक कॉपी स्टेशन पे जहाँ काम होना है उनको भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉपी भेजेगा। तो 15 दिन कम से कम पहले भेजना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन पहले भेजो तो कैसा प्लान करेंगे, वो मीनिंग है। और ये सर्कुलर नोटिस का वैल्यू होता है 3 महीने। अगर 3 महीने तक काम नहीं स्टार्ट हुआ तो दोबारा सर्कुलर नोटिस देना पड़ेगा। अगर 3 महीने के अंदर स्टार्ट हो गया काम तो फिर चाहे 6 महीने तक करो तब प्रॉब्लम नहीं है। एक बार स्टार्ट हो गया तो चलेगा, लेकिन 3 महीने के अंदर स्टार्ट होना चाहिए। ओके, देन सीनियर डीएम टू इशू ऑल कंसर्न मैसेज, डेट, टाइम एंड प्रोबेबल ड्यूरेशन। फिर सीनियर डीओएम सब ऑल कंसर्न मैसेज जारी करेंगे। डीओएम ही कर देता है, नाम सीनियर डीओएम का रहता है। ऑल कंसर्न मैसेज किस डेट पे होगा, किस टाइम पे होगा, कितने दिन का चलेगा, वो पूरा वो प्रोग्राम बनाएगा ऑपरेटिंग ब्रांच वाले। ओके, देन डीआरएम नॉमिनेट्स, डीआरएम का नाम है लेकिन काम तो सब सीनियर डीओएम ही करेगा या डीओएम करेंगे। डीआरएम नॉमिनेट्स इंचार्ज, टीआई कौन रहेगा, सेफ्टी काउंसिलर कौन रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर कौन रहेगा, देखभाल सुपरवाइज करने के लिए उनका नॉमिनेशन हो जाएगा। देन डीआरएम विल नॉमिनेट जो इंजीनियरिंग का एसईजेई कौन काम करता है, जो सेक्शन में रहते हैं वही लोग नॉमिनेट होंगे टू असिस्ट द इंचार्ज, तो नॉमिनेशन हो गया। देन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लैंप, पैडलॉक, हैंड सिग्नल फ्लैग, हैंड सिग्नल लैंप, वो सब अरेंजमेंट किया जाएगा। ओके, सब सुपर जिसको नॉमिनेट करेंगे वो लोग अरेंजमेंट करेंगे, सब टीआई ही करेगा, ज़्यादातर ये सेक्शनल टीआई ही करता है। देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टाफ टेकन, तो जो स्टाफ जिनका जो स्टेशन स्टाफ है, पॉइंट्समैन है, और जिन लोगों को बाहर से बुलाना है तो सबको लेटर का कॉपी दे के उनका एक्नॉलेजमेंट लेंगे, ताकि मतलब ये हो जाए कि हाँ सबको मालूम हो गया। सर्कुलर नोटिस, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अरेंज कंसर्न बुक, मेमोज, रिकॉर्ड्स, यानी कि जहाँ पे एनआई वर्किंग चलेगी तो जो रिटर्न अथॉरिटीज है, मेमो बुक है, ये सब पूरा अरेंजमेंट किया जाएगा। ओके, देन कासन ऑर्डर शैल बी इशूड बाय स्टेशन मास्टर, सो कासन ऑर्डर का अरेंजमेंट करेंगे, रियरसम को बोल के कासन ऑर्डर दिलाएंगे। गुमटीज, गुमटीज में जहाँ पे बाहर के स्टाफ आके सब बैठते हैं, गार्ड रहते हैं, स्टेशन मास्टर आते हैं, स्विचमैन, अब आज का स्विचमैन तो नहीं है, ख़त्म हो गया, अपने पॉइंट्समैन रहेंगे, गार्ड रहेगा, स्टेशन मास्टर रहेंगे। देन फर्नीचर, जब गुमटी लगाया, टेंट लगाया तो बैठने के लिए चेयर होना चाहिए, वो प्रॉपर अरेंजमेंट। देन लाइटिंग अरेंजमेंट, वो सारा अरेंजमेंट। कम्युनिकेशन, जो अपना वाकी टाकी का अरेंजमेंट है, या कहीं कहीं माइक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, स्पीकर टाइप, तो वो बड़ा यार्ड है तो वो भी लगाना पड़ता है। लाउड स्पीकर भी देखा है हमने, बहुत बड़े बड़े जंक्शन स्टेशन में जब काम चलता है तो सब लगाएंगे एसएनटी वाले, और लाइटिंग का अरेंजमेंट करेगा इलेक्ट्रिकल वाला। इसलिए सबको लेटर, जो जिनको जिनको ज़रूरत है काम करने का, सबको लेटर का कॉपी दिया जाएगा। देन प्रीसीडिंग संडे, मतलब समझो कि अगले हफ्ते में काम करना है तो संडे में, रूल तो लिखा है, प्रैक्टिकल में पता नहीं ये लोग कितना करते हैं। मॉक एनआई टू नो द डिफिशियंसीज, मतलब एक मॉक प्रैक्टिस, यानी रियल नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस का मतलब वही चेक कर लेते होंगे कि हाँ हमको इतने पॉइंट क्लेम करने हैं तो स्पेयर क्लेम कितने हैं, एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए, पैडलॉक एक्स्ट्रा रखना है, पेपर वर्क, फर्नीचर, वही जाके चेक करेंगे। यानी एक हफ्ते पहले ही सब कुछ चेक कर लेंगे संडे के दिन कि सब कुछ सफिशिएंट है, ये है मतलब इसका। अगर ऐसा एमसीक्यू पूछे तो उसका करेक्ट वर्ड है प्रीसीडिंग संडे, यानी काम शुरू होने के पहले जो संडे आता है उसमें पूरा चेक कर लेंगे। देन एसआई गिव्स डिसकनेक्शन नोटिस, तो डिसकनेक्शन का फॉर्म नंबर एक तो याद रखना, उसका नाम है T351। तो जिस दिन काम रहेगा तो उस दिन वो T351 में लिख के पूरा डिसकनेक्शन मेमो देता है। तो उसमें 4 पार्ट रहता है, एक कॉपी स्टेशन मास्टर का रहता है, बाद में उसमें फिर 2 कॉपी पार्ट रहता है रिकनेक्शन के लिए, कि जब काम पूरा होगा तो रिकनेक्शन मेमो देगा, उसी में से फाड़ के देगा।
देन कॉमन या नाई होम, जो होम सिग्नल का बात कर रहे थे, कॉमन या नाई होम का मतलब आप किसी भी लाइन पे जहाँ पे क्लैंप पैडलॉक करेंगे, जिस पे प्लानिंग रहेगा कि हाँ अप डायरेक्शन की ट्रेन इस पे लेंगे, डाउन का उधर पे लेंगे, तो उसको क्लैंप पैडलॉक करके उसी लाइन से वो सब लाइन के लिए वो कॉमन रहेगा होम सिग्नल, क्योंकि इंटरलॉकिंग तो है नहीं उसमें, वो किसी लाइन से इंटरलॉक नहीं है, सिर्फ लाइट दिखाएगा, लोको पायलट को पता लगेगा कि हाँ हमको अंदर जाने की अनुमति मिल गई, वो भी येलो लाइट आने के बाद प्रोसीड हैंड सिग्नल कंफर्म करके तभी अंदर जाना है सावधानी पूर्वक। ओके, और अगर स्टार्टर सिग्नल है तो उसको भी नॉन इंटरलॉक स्टार्टर भी दे सकते हैं। कॉमन या नाई होम विथ कासन, मतलब कि जो होम सिग्नल होगा उसका नाम रहता है कॉमन नॉन इंटरलॉक होम सिग्नल, उसमें कासन और स्टॉप दो एस्पेक्ट। इसी तरह स्टार्टर के भी विदाउट रूटिंग रहेगा, वो भी है, होम सिग्नल में कोई रूटिंग सिग्नल नहीं आएगा। एनआई स्टार्टर भी इसी तरह दे सकता है सेंट्री डिपार्टमेंट वाले, कि स्टार्ट करने के लिए भी पॉइंट क्लैंप पैडलॉक करेंगे और स्टार्टर को लोको पायलट को इशारा करने के लिए येलो लाइट दिखा सकते हैं, ताकि उसको पता लग जाएगा, तब वो पीएचएस पे ध्यान देके आगे गाड़ी बढ़ा सकता है। देन एक सेंटेंस जीएनएसआर में लिखा है एलएसएस शुड बी डिस्कनेक्टेड एट द फैग एंड। ये फैग एंड का मीनिंग कौन बताएगा? किसी को पता है? नहीं पता है तो आज मालूम हो जाना है। बोलो भाई, फैग एंड का मीनिंग जिसको मालूम है जल्दी से यस तो बोलो पहले, नहीं मालूम है चलें आगे बताएं फिर। चलो मैं बताता हूँ। ये जो स्टेशन का जब एनआई वर्किंग चल रहा है तो लास्ट स्टॉप सिग्नल, अब एलएसएस फेल होता है तो क्या देना पड़ता है ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए? एटीपी पीएलसीटी। तो पीएलसीटी में स्टेशन मास्टर को काम ज़्यादा करना पड़ता है। टी बार ए 1425 भरना है, फिर टी बार सी या टी बार डी लोको पायलट को देना है, और एडवांस स्टेशन मास्टर को भी टी बार बी 1425 भरना पड़ता है रिसेप्शन वाले को। तो पीएलसीटी में काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए एक एडवाइस लिखा हुआ है इसमें, सब एसएनटी वाले ऑपरेटिंग वाले समझना चाहिए कि जो यार्ड का काम है बाकी आप डिस्कनेक्ट के कर लो, जो लास्ट स्टॉप सिग्नल है उसको डिस्कनेक्ट जहाँ तक हो सके लास्ट मौके पे करो। फैग एंड का मतलब काम के आखिरी घंटे में करो, ऐसे हिंट के लिए दिया है 2-3 आवर्स। तो उसमें क्या होगा, लास्ट का जो 2-3 घंटा है उसी में पीएलसीटी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना पीएलसीटी के तो ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी जाएगी नहीं। होम पे तो आ जाएगा अंदर वो आपका येलो लाइट देख के, पर ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट तो कनेक्ट कर दिए, एलएसएस ऑफ नहीं होगा, इसलिए उसको एलएसएस का वर्किंग लास्ट एंड में करना चाहिए। जहाँ पे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब है, डिस्कनेक्टेड ही है, तो वहाँ पे तो देना ही पड़ेगा पीएलसीटी। ओके, टू अवॉइड, उसका रीजन आगे लिखा है कि एलएसएस लास्ट में क्यों करना चाहिए, पीएलसीटी वर्किंग को बचाने के लिए। देन रूल्स फॉर एनआई वर्किंग, थोड़े रूल्स दिया है। नो रन थ्रू, यानी एनआई वर्किंग में अगर एमसीक्यू में से पूछे कि रन थ्रू ट्रेन भेज सकते हैं क्या, कोई चांस नहीं है, रन थ्रू ट्रेन कैन नॉट गो, नहीं जा सकती। एट ए टाइम मोर देन वन ट्रेन मूवमेंट नॉट परमिटेड, यानी एक ऐसा वही ट्रेन ला के एक रख दो फिर एक और ले लो, वैसा नहीं कर सकते, नॉट परमिटेड। एक समय में अप में एक ट्रेन और डाउन में एक ट्रेन, बस उतना ही रहेगा। ऑन डबल लाइन अप एंड डाउन ट्रेन परमिटेड, वही वो जो बात है कि इससे ज़्यादा अप की एक डाउन की एक, दो ही ट्रेन परमिटेड है, बाकी जो मूवमेंट है मोर देन वन ट्रेन नहीं परमिटेड है। ठीक है, ये याद रखना पॉइंट मन में। देन स्टॉप एट एफएसएस, अब लोको पायलट का नियम क्या रहता है, जो एफएसएस का मतलब होम सिग्नल, होम सिग्नल पे आके वो पहले गाड़ी को रोक देगा। रोकने के बाद स्टेशन मास्टर अपना पॉइंट्स पैडलॉक सब गुमटी के स्टाफ से पीएन एक्सचेंज करके कंफर्म करेगा। देन ही विल टेक ऑफ सिग्नल, तो एफएसएस को ऑफ करेगा तो सिर्फ येलो लाइट आएगी, कासन। देन अलाउ द ट्रेन विथ प्रेस्क्राइब्ड स्पीड, तो जो भी प्रेस्क्राइब्ड स्पीड है जो लेटर में दिया गया है, नॉर्मल में 15 kmph, कहीं अगर सब
कंडीशन पूरी हो गई तो बात अलग है 30 kmph। तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, अलाउ द ट्रेन विथ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड। उसको जो क्वेश्चन ऑर्डर में लिख के दिया जाएगा उतना स्पीड नॉर्मली 15 kmph जाएगा। देन आउटर, सर बोलो भाई। सर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए प्रेस्क्राइब ये जो लिखा है स्पीड, तो अगर क्वेश्चन में देगा तो ऐसा लिखेगा कि उसके स्पीड देगा, तो फिर बहुत नहीं कंफ्यूजन है दोनों में, नहीं प्रोग्राम नहीं, आदमी को इसका इसका एमसीक्यू में यही पूछता है, एनआई ड्यूरिंग एनआई वर्किंग व्हाट इज द स्पीड ट्रेन कैन रन। तो ऑप्शन में जहाँ रहता है अप टू 30 kmph वही करेक्ट आंसर है। अगर प्रेस्क्राइब्ड स्पीड दिया है तो वो और अच्छा ऑप्शन है। 30 kmph दिया है और प्रेस्क्राइब्ड स्पीड दिया है तो प्रेस्क्राइब्ड स्पीड बेस्ट आंसर है। अगर प्रेस्क्राइब्ड वर्ड नहीं है तो 30 kmph बेस्ट आंसर है। ओके वैसे। राइट सर, ओके थैंक यू। Then next, SM on duty should nominate the line for reception or dispatch with particulars। तो जो सेंटर में स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पे रहेगा वो गुमटी वालों से बात करके लाइन नॉमिनेट पहले ही कर देते हैं। वही अप डायरेक्शन में ज़्यादातर वही मेन लाइन, डाउन मेन लाइन, या कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा लाइन नॉमिनेट कर देंगे किस लाइन पे हम रिसीव कर रहे हैं और फिर डिस्पैच कर रहे हैं, वो लाइन नंबर बता के ही करेंगे गुमटी वाले को। देन इंचार्ज ऑफ गुमटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट सेटिंग, क्लैंपिंग, पैडलॉकिंग ऑफ पॉइंट एंड एक्सचेंज प्राइवेट नंबर। तो ये भी ऐसा एमसीक्यू में कभी कभी डाल देते हैं, आसान है ये कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, गुमटी इंचार्ज फॉर करेक्ट सेटिंग, क्लैंपिंग एंड पैडलॉकिंग ऑफ पॉइंट एंड गिव प्राइवेट नंबर। देन एसएम रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर लाइन इज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये गुमटी वालों को जो पॉइंट दिया है उसका जिम्मेदारी इनका है, पर जिस लाइन पे ट्रेन आगे जाएगी तो प्लेटफॉर्म डिप्टी एसएस उनको भी जिम्मेदारी है कि लाइन में कुछ अवरोध नहीं है, कोई बड़ा पत्थर ऐसा देख के गाड़ी लेना है, वो तो डेली का काम वही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। एसएम ऑन ड्यूटी आफ्टर इंश्योरिंग बाई फिजिकल वेरिफिकेशन। तो मतलब इसमें यह है कि सामने निकल के लाइन देखना चाहिए, इसका मीनिंग ये है। फिजिकल का मतलब आँख से देखना है। पीएन रिसीव्ड फ्रॉम गुमटी। अब एसएम को प्राइवेट नंबर मिल गया गुमटी से कि पॉइंट क्लैंप पैडलॉक है, दैट द सेड लाइन इज फ्री एंड पॉइंट्स आर करेक्टली सेट एंड लॉक्ड मे परमिट टू टेक ऑफ सिग्नल। अब रिसेप्शन के लिए होम सिग्नल ऑफ करेंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क, अब चलो ट्रेन का मूवमेंट हो गया, अब काम पूरा होने के बाद में क्या रूल है, कैसे करते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क गेयर शुड बी टेस्टेड ज्वाइंटली। तो ज्वाइंटली का मतलब कौन कौन काम कर रहा है, एसआई रहता है, सिग्नल इंस्पेक्टर, और इंजीनियरिंग का भी काम रहता ही है तो उनका पीडब्ल्यूआई रहता है। और ये बेसिकली एसआई, इसमें सिग्नल की बात है, पॉइंट की बात है, बेसिकली एसआई ही रहता है। तो एसआई और स्टेशन मास्टर दोनों मिलके सिग्नल, पैनल, पॉइंट जो भी है आके पैनल से ऑपरेट करके चेक करेंगे। एक्सेप्ट करने के पहले दोनों मिलके चेक करेंगे। देन रिकनेक्शन नोटिस, अब पूरा चेक कर लिया, जो पॉइंट डिस्कनेक्टेड था, जो सिग्नल डिस्कनेक्टेड था, सब सही काम कर रहा है। तो अब डिस्कनेक्शन दिया था ना T351, तो उसी का पार्ट में रहता है रिकनेक्शन। तो रिकनेक्शन साइन करके टाइम वाइम डाल के देगा, फिर स्टेशन मास्टर उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा, एक्सेप्ट करेगा और कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा और एडजेसेंट एसएम को मैसेज देगा, फिर नॉर्मल वर्किंग रिज्यूम होगी। ओके, सो ये है लास्ट स्लाइड आपने जो देखा, रिकनेक्शन नोटिस मिल गया, आगे मतलब पॉइंट वही है कि फिर कंट्रोलर को मैसेज देना और एडजेसेंट स्टेशन मास्टर को मैसेज दिया, वर्क कंप्लीट हो गया और नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये है एनआई वर्किंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। समझ में आया होगा, आधे तो पॉइंट मालूम रहते हैं, जस्ट रिवीजन है, पर एमसीक्यू में आए तो थोड़ा मन में ऐसे देखे रहे तो बैठता है ना। अब बताओ अपने विचार। हमारा तरफ से आज 2 टॉपिक देखे ना, और ये टीआईसी सिंगल लाइन और टीआईसी डबल लाइन भी है तुम्हारे में, देखा आज मैं सिलेबस पूरा, तो इसका भी देखते हैं। पीपीटी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा पीडीएफ से लगा के समझाएंगे, बन गया तो पीपीटी में अच्छा रहेगा, पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के समझा देंगे।
जो टॉपिक में है वो करा दीजिए बस। हाँ वही तो, जैसे देखे ना हम लोग टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग पढ़े थे, उसके आगे टीआईसी ऑन सिंगल लाइन, टीआईसी ऑन डबल लाइन दोनों दिया है, सो दोनों समझा देंगे, हो जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक का तो नहीं दिया है ना सर सिलेबस? किसका, टीएसएल का? नहीं, ऑटोमेटिक का तो नहीं। ऑटोमेटिक अच्छा हाँ, ऑटोमेटिक का कहीं नाम नहीं दिख रहा है मेरे को सिलेबस में। नहीं दिख रहा, लेकिन डालेगा तो नहीं ना सर वो? हाँ नहीं, वो जो ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट बिट्स जो है ना ऑटोमेटिक का, वो मैं बता दूंगा। ऑटोमेटिक गुंडकल से, से वारी, गुंडकल से वारी ये सेट हो रहा ऑटोमेटिक, हाँ इसलिए वो तो ये जो ऑटोमेटिक में कौन कौन सा एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू ही बताएंगे सीधा, क्योंकि टॉपिक इतने बड़े बड़े पढ़ोगे अब उसमें से याद नहीं होगा ऑटोमेटिक का। क्योंकि टॉपिक ऐसा सिलेबस में नहीं दिया, तो इससे अच्छा एमसीक्यू उसके जो इम्पॉर्टेंट हैं 10-15 जो भी बनेंगे वो मैं कलेक्ट करके ऐसा एक दिन डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करने से आपका माइंड में रहेगा कि ये आया तो क्या आंसर लिखने का है। एडेक्वेट डिस्टेंस जैसे ऑटोमेटिक एरिया में कितना होती है मालूम है? 120 हाँ, मीटर एस से ओ आप एल वहाँ भी 120 मीटर है। ओके, बी ओ एल नहीं पूछते वहाँ पे। देन नॉर्मल आस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल क्या है बताओ? प्रोसीडर। प्रोसीडर सर। प्रोसीड है। तो ऐसा ही आगे जितना हो सकेगा 15-20 में कलेक्ट करके ऑटोमेटिक से संबंधित एमसीक्यू ऐसा ओरल में रिवीजन किए तो भी, नहीं तो रिटर्न में मिल गया तो रिटर्न में लगा देंगे। ओके ठीक है, तो आज के लिए चलो विश्राम किया जाए। ठीक है। कल्टीवेशन सिंगल लाइन डबल लाइन सर? टीआईसी, जीटीएसी। टीआईसी का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से संचार व्यवस्था खराब हो जाना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट एक है टीआईसी किसे कहते हैं। तो टीआईसी किसे कहते हैं आपको थोड़ा आइडिया होगा। वो सिंगल लाइन में भी वही मीनिंग है, डबल लाइन में भी, कि टीआईसी क्या है, कि जो सारे अपने लाइन क्लियर लेने के संचार के साधन हैं एक साथ जब खराब हो जाएं तो उसको टीआईसी बोलते हैं। तो सिंगल लाइन हो चाहे डबल लाइन, उसमें थोड़ा जो कम्युनिकेशन का नाम लिस्ट देखने का, और फिर टीआईसी हो गया सिंगल लाइन में तो क्या क्या फार्म यूज करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, कैसे ट्रेन चलती है वो, और फिर डबल लाइन में भी क्या फार्म और अथॉरिटी है, क्या रूल है, वो डिस्कस करेंगे। राइट, चलो ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट भाई, गुड नाइट।